गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज प्रियंका यादव फ्रॉम आरपीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस सर्किट्स के एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो है आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि व्हाट इज़ द ओम्स लॉ। वैसे तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन एक ओवरव्यू हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वी आर सॉल्विंग द सर्किट। ओके, सो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ हमें बताता है कि आपका किसी कंडक्टर में के अक्रॉस अगर उसमें कोई करंट फ्लो कर रही है तो उसके अक्रॉस बहने वाला जो वोल्टेज होगा वो आपकी करंट के प्रोपोर्शनल होगा जब आपका फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर क्या होते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या हुआ? ओम्स लॉ इज स्टेट्स दैट a voltage across a conductor is directly proportional to the current which is flowing through the it if all the physical conditions and temperature are constant. Okay, तो टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस जो है वो आपकी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। तभी आपका जो वोल्टेज होगा वो आपकी जो कंडक्टर के अक्रॉस करंट होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा। जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारे पास एक टर्म, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जो जिसे बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। ओके, सो हियर अगर हम देखें तो आपके ओम्स लॉ में तीन तरीके की रिलेशनशिप आपको मिलती है। बेसिकली आपका ओम्स लॉ आपको रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस के बीच में। ठीक है, तो एक आपका निकल के आया यहाँ से V = RI, नेक्स्ट आएगा V/R। अगर रिलेशन हम देखते जाए तो 3 फॉर्मूले आपके पास निकल आएंगे कि वो क्या क्या हो सकते हैं। दैट इज फर्स्ट वन, इट्स सेकंड वन एंड थर्ड इज योर I। और I क्या है आपकी? I क्या है आपकी? इट्स V/R। ओके, ठीक है, तो अगर हम किसी क्लोज सर्किट्स की बात करें, एक क्लोज सर्किट की मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज जो आपने बैटरी लगा रखी, दैट इज योर डीसी सोर्स, तो इसमें एक रेजिस्टेंस आपका फ्लो किया है। अगर हम करंट एंड वोल्टेज का रिलेशनशिप निकालेंगे तो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, V = IR। और I क्या है? इस सर्किट के अक्रॉस फ्लो होने वाली करंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ आपका कहाँ पे वायलेट हो जाएगा? अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर इज द वोल्टेज, वेयर इज द ओम्स लॉ इज वायलेट। कहाँ आपका काम नहीं करता आपका ओम्स लॉ, तो कहाँ कहाँ काम नहीं करता, ध्यान से देख लीजिएगा। फर्स्ट कंडीशन है आपका कि नॉन लीनियर डिवाइस में, नॉन लीनियर जो एलिमेंट्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, कहाँ वायलेट होगा? कहाँ वायलेट होगा आपका? पहला नॉन लीनियर डिवाइसेस में। दूसरी कंडीशन क्या होगी? व्हेन टेम्परेचर इज वेरी, जहां आपकी नॉन लीनियर डिवाइसेस होगी और जहां आपका टेम्परेचर वेरी कर जाएगा वहां पे आपका ओम्स लॉ काम नहीं करेगा। ओम्स लॉ डजंट वर्क। ओम्स लॉ डज नॉट वर्क इन प्रीवियस कंडीशंस। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि ओम्स लॉ कहाँ काम हमारा नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। ओके, तो अब देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, इन योर सीरीज कॉम्बिनेशन आपको ये ध्यान रखना है फॉर योर रेजिस्टेंस या हम किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो वहाँ हमारा हमेशा आपका जो करंट होता है वो क्या रहता है, सेम। करंट इज सेम, बट अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें, आपका वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज है। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने दोनों चीजें लिखी हैं। वोल्टेज और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है,
डिफरेंट। दैट मीन्स कि जितने एलिमेंट्स लगे होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, आपका इंडक्टेंस हो, वो सारे के सारे उनके अक्रॉस जो आपका वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो हमेशा क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन की बात करें, हमेशा ध्यान रखना आपकी जो बैटरी होती है वो बहुत सारे एलिमेंट्स को नहीं समझती। बैटरी क्या समझती है, सिर्फ एक एलिमेंट। एक एलिमेंट मीन्स इक्विवेलेंट एलिमेंट। अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, ठीक है, तो ये वो कैसे बनेगा आपका, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ क्या कंडीशन है, आपका V इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, I R E Q। तो बेसिकली आपको फाइंड क्या करना है, दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप इस सर्किट की बात कर रहे हैं तो आपका करंट क्या होगा, सेम है। वोल्टेज क्या होगा, इस रेजिस्टेंस में और इस रेजिस्टेंस में डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो वो क्या क्या हो सकता है, अगर हम V1 की बात करें, इसके अक्रॉस जो करंट है वो क्या है, वो I है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो V1 कितना हो जाएगा, IR1। ठीक है, इसके अक्रॉस अगर हम बोले तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू IR2, क्योंकि उसमें करंट क्या है, करंट भी सेम है उसमें, और वोल्टेज जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R2। ठीक है, अब आपको एक चीज और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, ध्यान रखना हमेशा जितने भी पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, हमेशा ध्यान रखना जितने भी पैसिव एलिमेंट हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो या इंडक्टेंस हो, उसमें जो आपकी पोलैरिटी होती है उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस या उस एलिमेंट के अक्रॉस वो हमेशा क्या होती है, ध्यान से देखो। जहां करंट एंटर करेगी, ये आपका पैसिव एलिमेंट है, रेजिस्टेंस आपको पता है, जब करंट इसमें एंटर करेगी तो ये वाला जो टर्मिनल है वो क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव। ठीक है, और ये वाला टर्मिनल क्या रहेगा, आपका नेगेटिव, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, दोबारा से समझ लो, अगर हम करंट का फ्लो ऐसे करा रहे हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है, आपकी करंट इस डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज, तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपकी करंट पैसिव एलिमेंट में एंटर करेगी वो टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव, और जो टर्मिनल को लीव करेगी वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, इसमें करंट एंटर कर रही है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है, इन योर केवीएल आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन योर केवीएल एनालिसिस। ओके, अब यहाँ पे देखिए फटाफट से, R1 के क्रॉस वोल्टेज मिला V1, R2 के क्रॉस वोल्टेज मिला V2। तो बेसिकली अगर आप देखो इन योर सीरीज कॉम्बिनेशन, आपका जो वोल्टेज है वो क्या है, V1, टोटल V किसके इक्वल है, V1 प्लस V2। टोटल वोल्टेज कितना है, V1 प्लस V2। कहने का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज एक्चुअली क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कुछ इसमें पोर्शन कुछ इसमें। ठीक है, वो वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंड करेगा कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, वोल्टेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे एक टर्म और लिख लीजिएगा, इज डिफरेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सो अगर यहाँ से निकालो तो आपका V किसके इक्वल था, अगर इसको सॉल्व करो तो V किसके इक्वल था, आपका IR3 के। ठीक है, और V1 किसके इक्वल था, आपका IR1। V2 किसके इक्वल था, IR2। आप यहाँ से देखो, I से I कैंसिल, सो आपको क्या मिला, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, जो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है इन योर सीरीज कॉम्बिनेशन, आप नोट करके लिखिए, नोट करके लिखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज greater than the maximum resistance in a combination or a series combination। तो एक बार नोट करके मैं लिख देती हूँ यहाँ पे,
greater than the maximum resistance of the series combination। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन में जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। R इक्विवेलेंट किसके इक्वल है आपका, R1 प्लस और R2 के। ठीक है, ये है आपका इक्विवेलेंट। अगर मैंने बोला एक रेजिस्टेंस है आपका 10 ओम्स और दूसरा रेजिस्टेंस है 30 ओम। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ R1 plus R2 which is equal to 10 plus 30 which is equal to 40. So R equivalent is greater than, कौन सा रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, R2, it is a maximum resistance, so R equivalent is greater than the R2 max, that means 40 is greater than the 30। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस होगा आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में उससे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन लगाइएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन अभी लास्ट में देती हूँ, आपको जरूर लगा के देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में उसके आंसर जरूर बताइए। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है वो सेम रहता है और करंट क्या होती है, डिफरेंट। जैसे इस सर्किट में देखिएगा, इस सर्किट में यहाँ से आपके करंट फ्लो स्टार्ट हुआ। ठीक है, करंट यहाँ से यहाँ गया, एक करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक करंट यहाँ गया और एक करंट यहाँ गया। दैट मीन्स कि अगर हम इस नोड की बात करें और अगर इस नोड की बात करें तो करंट, एक करंट यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ से करंट क्या हो गया, बदल गया, इसमें अलग गया, इसमें अलग गया। ठीक है, और दोनों करंट इस फेज पे आके दोनों क्या हो गए, दोनों मिल गए। ठीक है, और अगेन क्या करंट क्या हो गया, सेम हो गया। करंट अगेन इससे कितना करंट फ्लो होने लग गया, अगेन आई ही गई थी और आपको आई ही मिल गई। ठीक है, तो करंट क्या हो गई, सेम हुआ, करंट क्या हो गई, डिफरेंट हो गया। ठीक, अगर पोटेंशियल की बात करें, वोल्टेज की बात करें, तो यहाँ से देखो इसका पोटेंशियल अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये बी पोटेंशियल है। ठीक है, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमने इसको अज्यूम कर लिया इट इज अ जीरो पोटेंशियल। ठीक है, तो यही पोटेंशियल V आपको किसके अक्रॉस मिल रहा है, R1 के अक्रॉस, और यही पोटेंशियल आपको किसके अक्रॉस मिल रहा है, R2 के अक्रॉस। तो वोल्टेज क्या हो गया, सेम हो गया, और करंट क्या हो गया, दोनों में अलग अलग हो गया। तो एक्चुअल में हुआ क्या, करंट इज अगेन डिफरेंट तो है और क्या है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सीरीज में क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, वोल्टेज। यहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, करंट। सो अगर हम बात करें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको मैंने फिर बता रही हूँ, आपकी जो पोलैरिटी होती है, जो वोल्टेज होता है, जो सेल होता है, बैटरी होती है, वो सिर्फ एक रेजिस्टेंस को समझता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को नहीं समझता। तो अगर हम देखें तो हम इसका बनाएंगे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग आपका सर्किट क्या होगा, आपका जो सर्किट होगा उसमें जो आपकी V बैटरी है वो किसको अंडरस्टैंड करती है, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। तो इसके अक्रॉस अगर हम देखें तो आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, सॉरी, अगर इसके अक्रॉस हम करंट देखें तो करंट क्या होगी, I अपॉन V अपॉन REQ। करंट क्या होगा इसके अक्रॉस, V अपॉन IEQ। ठीक है, सो अगर इस सर्किट की बात करें तो वोल्टेज तो सेम है, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट R1 के अक्रॉस करंट कितनी होगी, I1, और I1 करंट कितनी होगी, V अपॉन R1। ठीक है, और I2 कितना होगा, I2 क्या होगा आपका, V अपॉन R2। ठीक है, अब करंट क्या हुई, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो करंट एक्चुअल में है कितनी, करंट है आपकी दोनों करंट के कॉम्बिनेशन के इक्वल। अगर हम KCL नोडल एनालिसिस में बोले, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट,
ये इनकमिंग करंट है और ये क्या है, आउटगोइंग करंट। तो उनका इनकमिंग करंट है I और आउटगोइंग करंट क्या है, I1 एंड I2। उन दोनों के सम के इक्वल क्या होगी, इनकमिंग करंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अक्रॉस क्या हो गया, I यहाँ से देखो I कितना है आपका V/R EQ, ये कितना है V/R1। इसको सॉल्व करोगे ये R2, सो आपका R इक्विवेलेंट क्या हो गया, इट्स 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, आप इसको अगेन सॉल्व करोगे तो हम इसको और लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 into R2 अपॉन R1 प्लस ऑफ R2। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके लिए हो गया, या ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके लिए हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, अगेन आप यहाँ पे नोट करके लिखो R इक्विवेलेंट क्या होता है, R इक्विवेलेंट is always less than the minimum resistance in a parallel combination। Again सुनो, in parallel combination R equivalent resistance is always lesser than the minimum resistance of the combination। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब क्या है कि हमने बोला कि सपोज R1 है 2 और R2 है 3 ohms। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से देखो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 into 3 डिवाइडेड बाय 2 plus 3 विच इज इक्वल टू 6/5। और ये कितना, सो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, इट्स 1.4। और 1.4 क्या है, किससे मिनिमम है, आपका मिनिमम रेजिस्टेंस कितना है कॉम्बिनेशन में 2। सो आपका R इक्विवेलेंट आपका देखो R इक्विवेलेंट इज लेसर देन द R1 मिनिमम। ठीक है, तो वो कितना है आपका, इट्स 0.4 इज लेस देन द 2 ohms। ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया, आपके मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कितना हो गया, कम हो गया। तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा आपके मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कम होता है। ठीक है, नाउ मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप उनको लिखकर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। सो दिस इज योर होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस वन एंड सेकंड क्वेश्चन है दिस वन। आप इनके आंसर्स निकालिएगा और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स मुझे बताइएगा। ठीक है, और अगर टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है एज यूजुअल आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो आप पूछते ही नहीं हैं, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।